हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सक्षमता परीक्षा 2 मतलब द्वितीय का फॉर्म तो आ ही गया है, लेकिन आपको एक दुख वाली बात बता दे रहा हूं। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 1 में पास हो चुके हैं, अब उनकी काउंसलिंग भी सक्षमता परीक्षा 3 अभी चल रहा है 2 सक्षमता परीक्षा 3 के बाद ही संभव है। ऐसी विचार धारा आपस में गूंज रही है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। पेपर का डिटेल है, अपने मन से कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कहता हूं, इसीलिए रोज वीडियो नहीं लाता हूं। जब तक जरूरी जानकारी आती नहीं है पेपर के हिसाब से, तब तक आपके पास लेके नहीं आ रहा हूं। लेकिन एक चीज और बता दूं, कुछ लोग सक्षमता परीक्षा के बाद बनने वाले राज्यकर्मी और नियोजित शिक्षक के बीच में नए नए सिगुफा लाके भ्रम फैलाते हैं। आज उनका भी डिकोड करेंगे। पहले आपको दिखाता हूं सक्षमता परीक्षा 2 का ये फॉर्म क्या डिटेल आप देख लीजिए। जब आप ये डिटेल देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये सब रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सक्षमता 1 के लिए आवेदन किया था परंतु किसी कारण से परीक्षा से वंचित रह गए थे, वैसे सभी अभ्यर्थी से भुगतान नहीं लिया जाना है। मतलब उनको पेमेंट नहीं करना है। अगर आप सक्षमता परीक्षा 1 का फॉर्म भरे थे लेकिन एग्जाम नहीं दिए थे, उनके लिए अभ्यर्थी को अपने सक्षमता 1 में भरे गए विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि को जैसे ही आप सही सही भरिएगा, आपका डाटा वो ले लेगा और आपको बता देगा कि आपका डाटा पुराने भुगतान को कैच कर लिया है सॉफ्टवेयर, और आवेदन को सबमिट करने का विकल्प आ जाएगा। तो जो किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए हों सक्षमता परीक्षा 1 का, उनका 1100 रुपया बच गया। बाकी जो सक्षमता परीक्षा 2 देना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर ले और फॉर्म को भरने के बाद अपने जिला कार्यालय में जाके सबमिट करें। अब जो जरूरी बात आपके सामने स्क्रीन पे पेपर का ये कटिंग है, अपने मन से कोई बात बताता नहीं हूं। यह है हेडिंग, तीसरी सक्षमता के बाद ही शिक्षकों की पदस्थापना। मतलब शिक्षक राज्यकर्मी कब बनेंगे? जब सक्षमता 3 आएगा। अब चलिए पहले पूरा कहानी पढ़ लेते हैं, क्या बात चल रहा है। पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूल में पदस्थापन के लिए अभी और इंतजार करना होगा। वर्तमान में लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में लागू आचार संहिता के कारण शिक्षकों के पद स्थापन की प्रक्रिया रुकी हुई। ये बात सबको पता चल गया है कि आचार संहिता के बाद ही काउंसलिंग होना था, लेकिन अब विभाग की तैयारी क्या है? विभाग की तैयारी है कि तीनों सक्षमता परीक्षा पूरा कर लिया जाए, उसके बाद शिक्षकों का पदस्थापन किया जाए। इससे यह फायदा होगा कि एक साथ अधिक से अधिक शिक्षकों का पदस्थापन होगा। इसको लेके उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है और जल्द ही फैसला होगा। दूसरी सक्षमता परीक्षा के लिए आपको पता है कि 4 मई अंतिम तारीख है फॉर्म का। आज 1 मई हो गया, 3 दिन और डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन आपको जो डेट पहले दिया गया है उसी पर करना है। अब यहाँ पे जो ये लाइन लिखा है कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 5 मौके दिए जाने हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर परीक्षा नहीं देते हैं तो आपको निकाला जाएगा। हाई कोर्ट ने बोल दिया, सरकार ने भी मान लिया। ये है कि 5 बार ही एग्जाम होगा, जिसमें 3 ऑनलाइन होगा, 2 लिखित होगा। अब सक्षमता परीक्षा 3 जो तृतीय की बात चल रही है वो तो ऑनलाइन होगा, तो क्या बाद में काउंसलिंग का डेट और आगे बढ़ा दिया जाएगा कि नहीं 2 ऑफलाइन तो बचा हुआ है, पहले वो भी ले लेते हैं। लेकिन सरकार, इस विभाग इस ताक में है कि अगर सक्षमता परीक्षा 3 तक 90% से ऊपर शिक्षक पास कर गए तो ऑफलाइन की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सब के पीछे मंशा ये है कि आपका जो नियोजन वाला कैडर है उसको खत्म कर दिया जाए। उसको खत्म कर दिया जाए, उसका बहुत फायदा भी है, सरकार को तो बहुत फायदा है, लेकिन आपको घाटा है। कैसे घाटा है वो आपको आगे बताऊंगा। पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए सिरे के से पदस्थापन के लिए काउंसलिंग होनी थी, जिसकी अनुमति शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। अब एक साथ जब होगा तो आपके चांसेस जो हैं, जो अभी फर्स्ट में पास हुए हैं, उनके चांसेस मनपसंद स्कूल तो ऐसे भी नहीं मिलना है, लेकिन और रेंडमाइजेशन जो है वो उसका दायरा बढ़ जाएगा। 1,87,000 अभी तक शिक्षक पास हुए हैं, तो जैसे ही दायरा बढ़ेगा तो आपको और दूर दूर भी स्कूल भेजे जाने के चांसेस है। अब ये बीपीएससी ट्री को लेके लगातार छापेमारी हुई रही है। इससे पहले देश का एक बहुत बहुचर्चित एमबीबीएस का जो पेपर लीक हुआ था, उसके कांड के आरोपी भी
नालंदा जिले के रंजीत डॉन थे और इस बार के भी आरोपी नालंदा जिले के डॉक्टर शिव हैं। बहुत सारे पकड़े गए हैं। अभी तक मेन तह पे उस समय भी नहीं गए कि पेपर लीक पेन ड्राइव में कैसे मिला। अब मैं ये खबर आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बात पहले बता देता हूं। 4 मई तक आवेदन, 1100 रुपया शुल्क। बाकी आपको इसके बारे में पता है। एक चीज़ और मैं बता देता हूं टीआरई को लेके। टीआरई के जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले पास है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा कंप्यूटर साइंस में आ रहा है, तो उन सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स शिक्षा विभाग को जमा करने हैं अपने अपने ज़िले में, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी पाई जा रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उसमें कि जो एलिजिबल रहे हैं, जैसे बहुत सारे STT 1, 2, 3 ऐसा वाला दिक्कत आया है, तो उसको लेके सबको डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, बहुत पकड़े गए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये सिगुफा आपको सुनाता हूँ। कह क्या रहे हैं बड़े बड़े शिक्षक नेता जो बायस्ड हैं, वो ये बता रहे हैं कि नियोजित और राज्यकर्मी से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। नियोजित में है OPS नहीं मिलेगा। OPS का मतलब होता है ओल्ड पेंशन स्कीम, और राज्यकर्मी में उन्होंने लिखा है कि OPS मिल सकता है। दोनों गलत है। आपको पता है कि देश में OPS खत्म हो गया 2004 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और NPS आ गया, न्यू पेंशन स्कीम। मैं आपको इसका पूरा डिटेल एक पेपर का कटिंग दिखाऊंगा कि न्यू पेंशन स्कीम से क्या घाटा हो रहा है। OPS आपको नहीं मिलेगा, आप कितना भी जीतो और मेहनत कर लीजिए, आंदोलन कर लीजिए। मैं आपको बताऊं कि कुछ राज्य में, मैं पॉलिटिकली नहीं जा रहा हूं, कुछ राज्य में चुनाव से पूर्व OPS के वादे किए गए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उस OPS को वापस ले लिया गया, क्योंकि OPS का मतलब बहुत ज़्यादा राज्य पर आर्थिक बोझ है, और सरकार जो है, जिसके हाथ में कंट्रोल होता है, वो आपको पेंशन नहीं देगी, खुद पेंशन लेगी। तो अब आप उसको लेके आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि आपको OPS दोनों में से कहीं नहीं मिलेगा। नियोजित शिक्षकों के लिए कहा जा रहा है कि वो बुढ़ापे में उन पे बोझ आ जाएगा, और राज्यकर्मी के लिए कहा जा रहा है कि बुढ़ापे में आत्मनिर्भर कहा जाएगा। मैं आपको ये दोनों के बारे में बताऊंगा, कितना आत्मनिर्भर वो बन पा रहे हैं इसके बारे में बताऊंगा। नियोजित शिक्षकों के लिए कहा जा रहा है उनको समाज में बेइज्जती मिलती है, और राज्यकर्मी समाज में सम्मान। देखिए, कोई भी शिक्षक नियोजित हो या राज्यकर्मी, उनका सम्मान शिक्षक अपने दायित्व से होता है, कर्म से होता है। तो ये सब बातें, और ये मैं आपको पोस्ट ये दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़े खुद को शिक्षक नेता कहते हैं। अब नियोजित शिक्षकों को स्वास्थ्य बीमा नहीं, पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा, ये बात है, लेकिन पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए आपको कितना पैसा देना होगा इसके बारे में आपको नहीं पता, और पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा आप कितना रिकवर कर पाते हैं इसके बारे में भी आपको नहीं पता होगा कि कितना कम होता है। अब इसमें आ रहा है ऐच्छिक ट्रांसफर नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलता है, और ऐच्छिक ट्रांसफर राज्यकर्मी को मिलेगा। देखिए, राज्यकर्मी को ट्रांसफर मिलेगा और नहीं मिलेगा ये बाद में बात है। अभी 2 साल तो कम से कम नहीं मिलेगा, प्रोविजन पीरियड रहता है उसका। लेकिन ऐच्छिक ट्रांसफर नियोजित शिक्षकों के लिए तो आपको मैं बता दूं, जब बहुत पहले ही एक सॉफ्टवेयर का निर्धारण किया गया था कि ये फलानमा सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो सबका ट्रांसफर हो जाएगा। अब ट्रांसफर लेना है वो तो राज्यकर्मी का दर्जा चाहेंगे, और जिनको ट्रांसफर नहीं लेना है वो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं चाहेंगे। अब आता है मुखिया के अंडर जिला संवर्ग, दोनों का कोई घाटा नहीं, दोनों का कोई फायदा नहीं। डाइंग कैडर अध्यापक संवर्ग में मर्ज, ये भी गलत है। कोई कैडर वैडर का निर्धारण नहीं है, और अध्यापक संवर्ग में मर्ज का भी कोई बात नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं पहले 2 पेज का, ये देखिए। NPS बिहार में जो 34,000 शिक्षक पास हुए थे, उनमें से बहुत सारे रिटायर हो गए। तो रिटायर हो गए तो उन्हें तो NPS मिल रहा था। तो NPS जब उन्हें मिला तो उनको क्या मिला, अब वो समझिए। 1100, ये आपको लिखा भी हुआ है, सहरसा के ये मिडिल स्कूल के शिक्षक पद से रिटायर हुए थे, उनका अंतिम वेतन था 36,000 रुपया, और उन्हें 1146 रुपया मिल रहा है। अब सोच लीजिए कितना मिल रहा है, 1146। एक और है शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय 2019 में रिटायर हुए, उनका पेमेंट था 50,000, उन्हें मिल रहा है 1520 रुपया। अगला एक विजय सिंह करके हैं, उनका अंतिम वेतन था 43,000, 2012 में ये बहाल हुए थे मध्य विद्यालय में, 18 में रिटायर हुए, उनका आ रहा है पेंशन 1370 रुपया। मिडिल स्कूल कुर्था अरवल के शिक्षक हैं, 2021 में सेवानिवृत्त हुए हैं, इनको मिल रहा है 2758 रुपया। अब आप ये सोचिए
कि ये पेंशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। ये पेंशन के लिए आपके वेतन से प्रति माह 10% की कटौती होती है। अब जो जितना रुपया मिल रहा है, मैं सबसे हाईएस्ट चला जाता हूं 2758 रुपया। क्या आपका महीना जो 10% कटेगा वो केवल 2758 रुपया कटेगा? तो फिर आपको पता है कि एनपीएस में मिनिमम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है कि मिनिमम 5000, मिनिमम 8000, मिनिमम 7000 आपको मिलेगा ही। एनपीएस बाजार पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए एनपीएस में आपको देख लीजिए 1100, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये पेपर बता रहा है। और ये बिहार के करीब 1.95 लाख सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में हैं, उनकी पीड़ा है। और यही पेंशन स्कीम कर्मचारी को कहना है सरकार खुद पे लागू क्यों नहीं करती है, लेकिन नहीं होगा। आपको पता है कि वित्तीय बोझ के कारण एनपीएस हटाया गया था। अब पुरानी पेंशन का तो कोई चांस है नहीं, लेकिन क्या मिलता था और क्या नहीं मिल रहा है नई पेंशन में, आपको बता दूं। पुरानी पेंशन में वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी, और इस नई पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम में 10% की कटौती होगी। पुरानी पेंशन में अंतिम वेतन का 50% वेतन पेंशन में मिलता था। यहाँ कोई पेंशन की गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन में 2 बार महंगाई भत्ता मिलता था, इसमें कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलता है। पुरानी पेंशन से की जिम्मेदारी सरकार को रहती थी, यहाँ जिम्मेदारी बीमा कंपनी देती है, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये पेंशन, पुरानी पेंशन आप बेच सकते थे, नई पेंशन में कोई बेचना। अब 1100 रुपया, 1500 रुपया, 1600 रुपया, 1700 रुपया क्या बेचेंगे? तो ये है पेंशन स्कीम। तो जो आदमी ये कह रहे हैं कि 10% कटा के आप ये 1146, 1370, 1520 रुपया का पेंशन का लाभ लीजिए, तो आप अपना पुराना पेंशन, मतलब जो आपका पैसा कट रहा है उसको जोड़ लीजिए, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा आप उसको जोड़ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो जितने भी लोग यहाँ पे आपको फोटो के साथ दिख रहे हैं, वो अभी टीचर ही हैं, किसी और राज्यकर्मी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये 34,000 वाले शिक्षक हैं, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है अब बताइए कि उतना तो वृद्धावस्था पेंशन दे रही है सरकार, तो 10% कटा के आपको ये मिलेगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को एनपीएस नहीं मिलेगा, उसका ये दिक्कत वो दिक्कत, तो जो मिल रहा है उसका क्या हालत है आप वो देख लीजिए। तो इतना पैसा कटा के आपको अगर इतना मिलता है, तो ये आपको सोचने के लिए, मैं किसी का भी पक्षधर नहीं हूँ, ये आपके सामने है, जो सच्चाई है वो आपको बतानी थी। मेरे